नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों मूल अधिकार से संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे, जो हमारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो भारतीय संविधान में दोस्तों जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो भाग 3 में किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3। पहले भाग में क्या है दोस्तों? पहले भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है दोस्तों? भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी है। तो ये दोस्तों है, इसमें पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में दोस्तों जो भारतीय संविधान है उसमें 6 मौलिक अधिकार हैं। जब मूल संविधान लागू हुआ था तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, इसलिए अब मूल अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 रह गई है। तो इसमें वर्तमान में पूछ रहा है दोस्तों, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है दोस्तों। ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं इसको हम देख लेते हैं। जो 6 मौलिक अधिकार ये दिए गए हैं इसमें से हैं, जो पहला है वो है समता या समानता का अधिकार। समता का अधिकार ये है दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 के बीच में। और दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये है दोस्तों 19 से लेके 22 के बीच में। और तीसरा है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार वो है दोस्तों 23 और 24 में। उसके बाद है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वो है दोस्तों 25 से लेके 28 के बीच। 25 से 28। उसके बाद है दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार ये है दोस्तों 29 और 30 में। 29 और 30 में। उसके बाद दोस्तों है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है दोस्तों अनुच्छेद 32 में। तो दोस्तों जो 6 मूल अधिकार हैं वर्तमान में संविधान में है, पहला है समता का अधिकार जो 14 से 18 के बीच में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेकर 22 के बीच में है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 और 24 में है। उसके बाद चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से लेकर 28 के बीच में है। और अगला है पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29 और 30 में है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। तो ये दोस्तों 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में संविधान में है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? इसको जो हटाया गया दोस्तों 44वें संविधान संशोधन नियम द्वारा इसको मूल अधिकार से हटाकर इसको अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया है। 300 ए में एक संवैधानिक अधिकार के रूप में इसको रख दिया गया है। इसको 44वें संविधान संशोधन नियम द्वारा हटाया गया था। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में था। जब ये मूल अधिकार के रूप में था दोस्तों तो अनुच्छेद 31 में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको हटा दिया गया और इसको अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया एक संवैधानिक अधिकार के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अभी आप लोगों को बताया गया कि जो संपत्ति का अधिकार है वो वर्तमान में अनुच्छेद 300 ए में है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 301। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 12 जो दोस्तों है, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य में कौन कौन सी आएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें दोस्तों संघ सरकार और संसद आती है, जो परिभाषा दी गई है। राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल आती है, तथा अन्य जो प्राधिकरण है, जैसे एलआईसी हो गए, बैंक हो गए, और जितने भी प्राधिकरण है वो इसमें राज्य की परिभाषा में आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? ऑप्शन इसमें दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून, शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी है कि अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून के बारे में बताया गया है कि अगर कोई विधि या कानून ऐसी बनाई जाती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वह उस सीमा तक शून्य हो जाएगी जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में है। शिक्षा का अधिकार 21A में है, और जो अल्पसंख्यक का अधिकार जो संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार है वो 29 और 30 में है। इसमें अनुच्छेद 13 के बारे में पूछा गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कानून के समक्ष समता या विधि के समक्ष समता किस अनुच्छेद में है? तो विधि के समक्ष समता जो है दोस्तों वो अनुच्छेद 14 में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगी। तो दो शब्दावलियां इसमें है, कानून के समक्ष समता या विधि के समक्ष समता, और विधियों के समान संरक्षण। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 12 में दोस्तों राज्य की परिभाषा दी गई है। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है, और 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आधार पर भेदभाव निषेध है? तो अनुच्छेद 15 में दोस्तों कहा गया है कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान, इनके केवल इन आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। तो अनुच्छेद 15 में 5 बातें बताई गई दोस्तों, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान, इनके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। तो इसमें दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आधार पर भेदभाव निषेध है? तो धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध है दोस्तों, सही है। जाति के आधार पर ये भी सही है, लिंग के आधार पर ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है दोस्तों, कि इन तीनों आधार पर भेदभाव निषेध किया गया अनुच्छेद 15 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता या लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये अनुच्छेद दोस्तों 16 में है। अनुच्छेद 15 में दोस्तों धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के बारे में विभेद से वंचित किया गया है कि राज्य इन 5 आधारों पर, केवल इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में दोस्तों लोक नियोजन में अवसर की समानता या रोजगार में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। 17 में दोस्तों अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है, और 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। तो इसमें सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के बारे में पूछा है, तो ये ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो अस्पृश्यता का जो अंत है दोस्तों अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 15 में दोस्तों धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद को मना किया गया, निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी उपाधि संविधान के अनुसार प्रतिबंधित नहीं है? तो अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य केवल सैन्य और शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर अन्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसमें दो उपाधियों के बारे में बताया गया है, सैन्य और शैक्षिक। ये दो उपाधियां, तो इसमें कौन कौन सी दी गई है दोस्तों? राजा गलत हो जाएगा, महाराजा गलत हो जाएगा, सैन्य विशेषता ये सही है, नवाब ये भी गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि सैन्य उपाधि प्रतिबंधित नहीं है अनुच्छेद 18 के तहत, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार मुख्यतः किन अनुच्छेदों में है? दोस्तों अभी आप लोगों को ऊपर बताया गया था कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। इसको देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 12 और 13 में क्या कहा गया दोस्तों? 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और 13 में क्या कहा गया है कि राज्य विधि द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो वह उस सीमा तक शून्य हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 में दोस्तों समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 में इसमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 23 और 24 में इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या है कि स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से 22। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 19 वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 19 जो है दोस्तों वो वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। पहले इसमें 7 थी, लेकिन इसमें संपत्ति का जो अधिकार है वो हटा दिया गया, तो अब इसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों। अभी 6 क्या क्या है दोस्तों, इसको हम लोग देख लेते हैं। उसमें जो पहला है वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति। दूसरा है दोस्तों निरायुध सम्मेलन, यानी बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता। निरायुध सम्मेलन। और तीसरा है दोस्तों संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। और चौथा है दोस्तों, चौथा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी भ्रमण की स्वतंत्रता। और उसके बाद है दोस्तों कहीं भी बसने या निवास करने की स्वतंत्रता। और लास्ट है दोस्तों कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 में ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता और व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो इसमें दोस्तों पूछा गया है कि कितनी स्वतंत्रताएं, तो 6 स्वतंत्रताएं, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अभी हम लोगों ने दोस्तों ऊपर देखा कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 18 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। हम लोग दोस्तों इसमें ऑप्शन को भी सॉल्व करते चलेंगे, तो हम लोगों का जो पढ़ाई है, जो हम लोगों की तैयारी है और अच्छी हो जाएगी। तो अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही है। 20 में है दोस्तों, अनुच्छेद 20 में है कि अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराध
दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दोस्तों इस पे मूल अधिकार पे एक वीडियो भी बनाया गया है जो इस यूट्यूब चैनल पर है। अगर आप लोग वो वीडियो देखने के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों की बहुत सहायता होगी। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन पे आते हैं। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 20 में अपराध के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। इसमें 3 मुख्य बातें कही गई हैं कि पहला कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कोई करता है तो उस पर पूर्वव्यापी कानून लागू नहीं होगा, यानी अपराध करते टाइम जो कानून था उसी कानून के तहत उसको सजा मिलेगी। और दूसरा ये है दोस्तों कि उसको जो है अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और तीसरा ये है कि दूसरा ये है कि उसको दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। और तीसरा ये है कि उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 में 3 बातें मुख्य रूप से बताई गई हैं। पहला ये है कि उस पर पूर्वव्यापी कानून लागू नहीं होगा। दूसरा ये है कि एक ही अपराध के लिए उसे दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। और तीसरा ये है कि उसे अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए या साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 20 में बताया गया है। और अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में पूछा गया था दोस्तों, तो वो अनुच्छेद 19 में है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो अभी आप लोगों को बताया गया कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड दिए जाने से संरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड दिए जाने से जो संरक्षण है दोस्तों वो अनुच्छेद 20 में है। अपराध एवं दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण या अनुच्छेद 20, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों शिक्षा के अधिकार को जो मौलिक अधिकार बनाया गया दोस्तों वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा बनाया गया। और इसके द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। और अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया और कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उनके शिक्षा के लिए विशेष उपबंध करेगा। शिक्षा का अधिकार दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। और इसके तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 32 में है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का यह मतलब है कि अगर राज्य आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 32 में है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा किस अर्थ में कहा जाता है। तो मौलिक अधिकारों को दोस्तों जो संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि ये राज्य की शक्तियां बढ़ाते हैं, गलत है दोस्तों। ये नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करते हैं, सही है। ये केवल सरकार के अधिकार बताते हैं, गलत है दोस्तों। ये केवल न्यायपालिका से संबंधित है, ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा मतलब एक अधिकार पत्र है। ये जो जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। मैग्ना कार्टा एक प्रकार का नागरिक अधिकार पत्र होता है जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था। ये पश्चिमी देशों से लिया गया है, ब्रिटेन से, जो सबसे पहले वहाँ पे आया था। तो मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा किस अर्थ में कहा जाता है, क्योंकि नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं, मौलिक अधिकार। और वो क्या है दोस्तों कि ये नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसी संदर्भ में मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार
केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। दोस्तों, जो भारत में मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, वो अधिकार भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, यानी नागरिकों को प्राप्त हैं, वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, यानी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। तो वो अधिकार दोस्तों हैं अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 अनुच्छेद है दोस्तों, ये 5 अधिकार है दोस्तों, जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो वो है 15, 16, 19, 29 और 30। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि ये 5 अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं और विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो अनुच्छेद 14 दोस्तों भारतीय विदेशियों दोनों को प्राप्त है, यानी व्यक्तियों को प्राप्त है। लेकिन अनुच्छेद 19 जो है दोस्तों, अनुच्छेद 19 यहाँ पे है, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 21 ये भी दोस्तों व्यक्तियों को प्राप्त है, यानी भारतीयों और विदेशियों दोनों को। और अनुच्छेद 22 दोस्तों ये भी भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 33 के तहत मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति किसके पास है? तो अनुच्छेद 33 के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 33 में कहा गया कि जो जो भारतीय सशस्त्र बल है, जिसमें सेना भी आ जाती है, अर्धसैनिक बल भी आ जाते हैं और सारे बल जो हैं उससे संबंधित, उनके मौलिक अधिकारों को कुछ संसद नियम बनाकर सीमित कर सकती है। ये और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनमें अनुशासन और एकरूपता बनी रहे। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगी। संसद कानून बनाकर अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संसद। ये शक्ति संसद के पास है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कुछ मौलिक अधिकारों से संबंधित विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो अनुच्छेद 35 में दोस्तों कहा गया है कि संसद मौलिक अधिकारों से संबंधित विषयों पर कुछ कानून बना सकती है अनुच्छेद 35 के तहत। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि संसद के पास ये अधिकार है। ये अधिकार विधानमंडल के पास भी नहीं है, राष्ट्रपति के पास भी नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय के पास भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, केवल संसद। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का सही क्रम है? एक क्रम पूछ रहा है दोस्तों, जैसे 12, 13, 14 से लेकर 35 तक जो अधिकार हैं उसका क्रम क्या है दोस्तों। तो आप लोगों को बताया गया था कि जो क्रम है दोस्तों, समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 के बीच और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। इसका जो सही क्रम है दोस्तों, पहले समानता है, फिर स्वतंत्रता है, समानता, फिर स्वतंत्रता, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक अधिकार। तो ये क्रम बैठ रहा है ऑप्शन ए में, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यही क्रम सही है इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य क्या है? यानी जो दोस्तों मौलिक अधिकार हैं ये पूर्ण और एकदम असीमित नहीं है, इस पे युक्त कुछ प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। तो उसका आधार क्या है प्रतिबंध लगाने का? तो इसमें ऑप्शन दिया है कि अधिकारों को समाप्त करना। दोस्तों ये गलत है। प्रतिबंध लगाने का जो आधार है वो अधिकारों को समाप्त करना नहीं है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित में संतुलन बनाना है। सही है दोस्तों। न्यायपालिका को समाप्त करना ये भी गलत है और संसद की शक्ति को समाप्त करना ये भी गलत है। यानी मौलिक अधिकारों पर जो न्याय संगत प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य है, उसका उद्देश्य यही है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित में एक प्रकार का संतुलन बनाया जाए। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो देखते हैं कथन क्या कह दिया है दोस्तों। सभी मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। गलत है दोस्तों। केवल नागरिकों को जो प्राप्त है वो 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल नागरिकों को प्राप्त है और बाकी सभी जो मौलिक अधिकार हों व्यक्तियों अर्थात भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो ये तो गलत हो जाएगा। सभी मौलिक अधिकार पूर्ण और असीमित है, ये भी गलत है दोस्तों। मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है, इसका अर्थ यह है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। हाँ, ये कथन सही है। तो मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ये भी गलत है दोस्तों। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
तो इन चारों दिए हुए ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन सी सही है कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार और अनुच्छेद का सही मिलान है? समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में बताया गया है, सही है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14। शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 21A में, ये भी सही है दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 ये भी सही है दोस्तों। तो तीनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है दोस्तों कि अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त राज्य की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल दोस्तों, जहाँ पे केवल सिर्फ ये सारे शब्द आ जाएं तो उसको समझ के चलिए को मतलब मैक्सिमम वो कथन गलत ही होते हैं। तो इसमें दिया दोस्तों कि इसमें केवल केंद्र सरकार शामिल, ये गलत है दोस्तों। राज्य की परिभाषा में केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल और विभिन्न प्रकार के प्राधिकरण भी शामिल है, तो ये तो गलत है दोस्तों। इसमें केंद्र, राज्य सरकारें, संसद, राज्य विधानमंडल तथा स्थानीय एवं अन्य प्राधिकरण शामिल है, ये सही है दोस्तों। इसमें केवल निर्वाचित संस्थाएं शामिल हैं, ये भी गलत है दोस्तों। इसमें न्यायपालिका किसी भी परिस्थिति में शामिल नहीं हो सकती, ये भी गलत है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसमें केंद्र और राज्य सरकारें, संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकरण शामिल हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अन्य प्राधिकरण की अवधारणा का विस्तार मुख्यतः किसके माध्यम से हुआ? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है कि राज्य में जो अन्य प्राधिकरण शामिल होंगे, तो जो न्यायपालिका है ये अपनी व्याख्या द्वारा या अपने निर्णयों द्वारा ये कहती है कि उस प्राधिकरण में कौन कौन आएंगे। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, कि न्यायपालिका अपनी व्याख्या द्वारा ये बताती है कि राज्य की परिभाषा में कौन कौन से प्राधिकरण आएंगे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 13 में कहा गया दोस्तों कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण या उल्लंघन करती है। अगर वो कोई ऐसी विधि बनाता है तो वो बनाई गई विधि अतिक्रमण की सीमा तक निरस्त हो जाएगी या शून्य हो जाएगी। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह दिया है दोस्तों। संसद की विधायी शक्ति बढ़ाना, ये गलत है दोस्तों। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों को अमान्य करना, हाँ ये सही है दोस्तों। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देना, ये गलत है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 का अनिवार्य तत्व नहीं है? अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया दोस्तों? अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण के बारे में बताया गया है, और उसमें कहा गया है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। तो इसमें क्या कह दिया दोस्तों, कानून के समक्ष समानता, ये सही है दोस्तों, अनुच्छेद 14 में बताया गया है। कानून के समान या विधियों के समान संरक्षण, ये भी सही है दोस्तों। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, ये भी सही है दोस्तों। प्रत्येक परिस्थिति में पूर्णतः समान व्यवहार, ये गलत है दोस्तों। प्रत्येक परिस्थिति में पूर्णतः समान व्यवहार का वर्णन या इसमें नहीं बताया गया 14 में। इसमें कहा गया कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। तो ऑप्शन डी गलत है दोस्तों, इसमें नहीं पूछा है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि प्रत्येक परिस्थिति में पूर्णतः समान व्यवहार नहीं, बल्कि सामान्य परिस्थिति में समान व्यवहार का वर्णन अनुच्छेद 14 में किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आधार स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है? इसमें दोस्तों अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया था दोस्तों, कि जो अनुच्छेद 15 है उसमें कहा गया है कि राज्य केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो इसमें क्या पूछा गया दोस्तों, कि स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है। धर्म दोस्तों उल्लिखित है, जाति उल्लिखित है, भाषा नहीं उल्लिखित है दोस्तों, लिंग भी उल्लिखित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उल्लिखित नहीं है तो ऑप्शन सी। इसमें भाषा उल्लिखित नहीं है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 15(3) राज्य को किसके लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद जो 15(3) है दोस्तों, 15 में दोस्तों कई भाग हैं, जैसे 15(1), 15(2), 3, 4, 5। तो 15(3) में जो कहा गया है दोस्तों, वो कहा गया है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं और बच्चों के बारे में विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति दी गई है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 16 मुख्यतः किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 16 जो मुख्यतः दोस्तों है संबंधित है, वो लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है। तो शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश से ये दोस्तों गलत है, ये अनुच्छेद 15(5) इससे संबंधित है। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, ये सही है दोस्तों। निजी रोजगार ये नहीं है दोस्तों। राजनीतिक प्रतिनिधित्व ये भी नहीं है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है कि अनुच्छेद 16 जो है वो सार्वजनिक रोजगार या लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अनुच्छेद 16(3) के अंतर्गत निवास संबंधी शर्त निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों जैसे अनुच्छेद 16 में कहा गया था, अनुच्छेद 15 में कहा गया है, उसी प्रकार 16 में भी कहा गया है कि राज्य धर्म, वंश, लिंग, जाति और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन उसमें कहा गया कि संसद कानून बनाकर निवास स्थान की शर्त निर्धारित करने का कानून बना सकती है, और ये अधिकार दोस्तों संसद के पास है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 16(3) के अंतर्गत निवास संबंधी शर्त निर्धारित करने की शक्ति संसद के पास है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, संसद। अगला दोस्तों, क्रीमी लेयर की अवधारणा विशेष रूप से किस संदर्भ में महत्वपूर्ण है? तो क्रीमी लेयर की जो अवधारणा है दोस्तों, ये ओबीसी आरक्षण से महत्वपूर्ण उससे संबंधित है। इसमें एक निश्चित आय तय की जाती है जो वर्तमान में 8 लाख है, कि अगर किसी की वार्षिक आय 8 लाख से है तो वह क्रीमी लेयर में आएगा और उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो क्रीमी लेयर की अवधारणा दोस्तों मुख्यतः ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया कि अनुच्छेद 17 के संबंध में सही कथन है। कथन क्या कह दिया दोस्तों, यह केवल राज्य द्वारा अस्पृश्यता पर रोक लगाता है, ये गलत है दोस्तों। ये हर प्रकार की अस्पृश्यता पर रोक लगाता है, वो राज्य लगाए या कोई निजी व्यक्ति किसी दूसरे के साथ अस्पृश्यता के व्यवहार करे, तो ये तो गलत है। यह अस्पृश्यता को समाप्त करता है और उसके किसी भी रूप के आचरण को दंडनीय बनाने का आधार देता है, ये सही है दोस्तों। यह केवल सरकारी संस्थानों पर लागू होता है, ये गलत है दोस्तों। यह केवल धार्मिक संस्थानों पर लागू है, ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका जो सटीक आंसर है दोस्तों, वो ऑप्शन बी है कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और उसके किसी भी रूप के आचरण को दंडनीय बनाने का आधार देता है। और इसी के आधार पर दोस्तों अनुच्छेद 35 के साथ संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत कौन सी उपाधियां अपवाद हैं? तो अनुच्छेद 18 में दोस्तों कहा गया है कि राज्य सैन्य और शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर अन्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसमें 2 उपाधियां दोस्तों, सैन्य और शैक्षिक विशिष्ट उपाधियां। इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि ये अपवाद है, यानी सैन्य और शैक्षिक आधार पर राज्य उपाधियां प्रदान कर सकता है। राजनीतिक उपाधि नहीं दे सकता है, धार्मिक उपाधि नहीं दे सकता है, सामाजिक उपाधि नहीं दे सकता है, केवल सैन्य और शैक्षणिक उपाधियां दे सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 19 के अधिकार किसे प्राप्त हैं? ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, सभी व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिकों को, केवल भारत में रहने वाले विदेशियों को, केवल मतदाताओं को। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 के बारे में क्या बताया गया था दोस्तों, कि 5 अनुच्छेद आप लोगों को बताए गए थे। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। तो इसमें केवल भारतीयों को प्राप्त है दोस्तों, केवल भारतीय नागरिकों को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 19 का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता वर्तमान में अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है? तो आप लोगों को दोस्तों 6 स्वतंत्रताएं बताई गई थी जो अनुच्छेद 19 में है। वो क्या क्या है दोस्तों, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। पहला है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है निरायु सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, पांचवा है निवास की स्वतंत्रता, कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता, और छठवां है कोई भी वृत्ति या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 स्वतंत्रताएं दोस्तों हैं। तो इसमें पूछा है शामिल कौन सी नहीं है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है दोस्तों। शांतिपूर्ण सभा यानी निरायु सम्मेलन जो है ये भी शामिल है दोस्तों। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता ये भी शामिल है दोस्तों। संपत्ति अर्जित एवं रखरखाव की स्वतंत्रता दोस्तों, इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया दोस्तों, तो ये वर्तमान में नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा कि ये वर्तमान में अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध पूर्णता निषिद्ध है, गलत है दोस्तों। केवल राष्ट्रपति लगा सकता है, गलत है दोस्तों। संविधान में निर्धारित आधारों पर युक्त हो सकते हैं, सही है दोस्तों। केवल सर्वोच्च न्यायालय लगा सकता है, ये भी गलत है दोस्तों। यानी कि दोस्तों भारतीय जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो एकदम पूर्णता और असीमित नहीं है, उस पर कुछ युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये प्रतिबंध जो है युक्त अर्थात तर्कसंगत होना चाहिए। तो किस आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन यह संविधान में निर्धारित आधारों पर युक्त अर्थात तर्कसंगत होना चाहिए। जो प्रतिबंध लगाया जाए उसका आधार, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19(1)(a) का हिस्सा है। 19(1)(a) मतलब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो 19(1)(a) में है। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या है दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। सूचना का अधिकार, ये भी दोस्तों उसी में आता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो है ही है दोस्तों। तो ये तीनों जो है दोस्तों ये अनुच्छेद 19(1)(a) से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। इसमें दोस्तों आप लोगों को अभी 3 चीजें बताई गई थी। अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। पहला ये है कि पूर्वव्यापी दंड से संरक्षण, अर्थात अपराध के समय जो कानून है, जो नियम है, उसी नियम के तहत उसको दंड दिया जाएगा। अगर उसी के तहत भविष्य में कोई कानून बनाया जाता है तो भविष्य में बनाए जाने वाले कानून से वर्तमान में किए जाने वाले अपराध को दंड नहीं दिया जाएगा। पहला ये है। और दूसरा दोस्तों है कि दोहरे दंड से संरक्षण, अर्थात एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। और तीसरा है दोस्तों कि व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही या साक्ष्य देने के लिए बाध्य मजबूर नहीं किया जाएगा। ये 3 चीजें दोस्तों अनुच्छेद 20 जो अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है उसमें कही गई है। तो इसमें दोस्तों अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है कि अनुच्छेद 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण प्राप्त नहीं है दोस्तों, प्राप्त नहीं है। पूर्वव्यापी दंड से संरक्षण ये प्राप्त है दोस्तों। दोहरे दंड से संरक्षण अर्थात दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, ये भी प्राप्त है दोस्तों। आत्मअभिशंसन से संरक्षण, आत्मअभिशंसन से संरक्षण जो है इसका मतलब ये है कि अपने विरुद्ध गवाही या साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये भी सही है दोस्तों। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी, ये जो है दोस्तों ये गिरफ्तारी जो अनुच्छेद 22 में दिया गया है वो उससे संबंधित है, 20 से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि ये अनुच्छेद 20 से संबंधित नहीं बल्कि अनुच्छेद 22 से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से प्रभावित है। तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है दोस्तों ये जापान से ली गई है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जापान। हम लोग दोस्तों अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो हमारे सामने 3 टर्म आए हैं। एक विधि की समझ क्षमता, विधि की समझ क्षमता, एक है विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण। और दोस्तों अभी एक वर्ड आया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पहले हमें जान लेते हैं कि इसमें अंतर क्या है और ये कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ कहाँ से मतलब किस किस देश से लिए गए हैं। तो विधि की समझ क्षमता जो है दोस्तों ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधियों के समान संरक्षण दोस्तों ये अमेरिका से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ली गई है। विधि की समझ क्षमता का अर्थ ये है कि कोई सारे व्यक्ति जो हैं
वो कोई भी हो, निम्न हो, उच्च हो, ये सारे व्यक्ति, अमीर हो, गरीब हो, विधि के समझ समता, यानी उन पर एक प्रकार के कानून लागू होंगे, कानून के समझ सबको समान समझा जाएगा। लेकिन विधियों के समान संरक्षण जो है, इसमें दोस्तों कहा गया है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये विधि की समझ संरक्षण में बताया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि अगर विधि द्वारा कोई कानून या नियम बना दिया जाता है, तो उसके तहत जो कार्य किए जाएंगे वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कही जाएगी। जैसे अगर कोई चीज़ बना दिया जाता है, कोई नियम बना दिया जाएगा जो विधि पर आधारित है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये 3 चीज़ें हैं दोस्तों, विधि के समझ क्षमता, विधियों के समान संरक्षण और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी जो एक कोई नियम बना दिया जाएगा, कानून, वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी दोस्तों, वो नियम संगत और तर्क संगत होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी ऊल-जुलूल कानून आप बना देंगे और उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से आप उसको सही ठहरा देंगे, तो वो सही नहीं है दोस्तों। तो इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के समान संरक्षण और विधि की समझ क्षमता, ये 3 टर्म है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा। विधि की समझ क्षमता ब्रिटेन से, विधियों के समान संरक्षण अमेरिका से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, मेनका गांधी मामले में अनुच्छेद 21 का संबंध मुख्यतः किस सिद्धांत से जोड़ा गया? तो इसमें दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से जोड़ा गया था, और उसमें कहा गया था कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो न्याय संगत, उचित और तर्क संगत होनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को अभी बताया गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित कर सकते हैं। आप विधि द्वारा जो भी प्रक्रिया बनाएंगे वो न्याय संगत होना चाहिए, उचित होना चाहिए और तर्क संगत होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि जो प्रक्रिया है वो न्याय संगत, उचित और तर्क संगत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में मुख्यतः किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो निजता का अधिकार जो दोस्तों है अनुच्छेद 21 से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। इसमें बहुत सी सारी चीज़ें समाहित हो गई हैं, जैसे पर्यावरण का जो अधिकार है, सोने का अधिकार है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अनुच्छेद 21 में जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए और व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक होती है, वो सारे जो अधिकार हैं वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर अनुच्छेद 21 में शामिल किए गए हैं। उसी में एक है निजता का अधिकार, वो भी अनुच्छेद 21 से ही संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला है कि अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो अनुच्छेद 21 जो है दोस्तों, अनुच्छेद 21 में जो है इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया अनुच्छेद 21 के रूप में। और इसमें कहा गया है कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष उपबंध करेगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कि जो उसमें आयु वर्ग निर्धारित किया गया है वो 6 से 14 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है दोस्तों, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए इसको 2009 में पारित किया गया था, और ये लागू हुआ था दोस्तों 2010 में। यानी ये पारित तो 2009 में हुआ था दोस्तों, लेकिन ये लागू 2010 में हुआ। इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष पारित हुआ, तो पारित होने का वर्ष जो है दोस्तों वो 2009 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को सामान्यतः कितने समय के निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है? तो अनुच्छेद 22 दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अनुच्छेद 22 में कहा गया है दोस्तों, इसमें गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त किया गया। इसमें 3 बातें कही गई हैं कि अगर सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 3 चीज़ें तुरंत बतानी, 3 अधिकार होंगे उसको गिरफ्तारी के समय। पहला ये होगा कि जब वो गिरफ्तार होगा तो उसको बताया जाएगा कि उसको किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। और दूसरा उसको ये अधिकार होगा कि उसको अपने मनपसंद वकील से बात करने और अपना केस उसको सौंपने का अधिकार होगा। और तीसरा ये होगा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तो ये 3 चीज़ें अनुच्छेद 22 में बताई गई हैं, जो गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है, उसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, गिरफ्तार व्यक्ति को सामान्यतः कितने समय के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा? तो वो है दोस्तों 24 घंटे। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 24 घंटे।
अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 22 की सुरक्षा निम्न में से किस स्थिति में सामान्य रूप में उपलब्ध नहीं होती है? अनुच्छेद 22 की सुरक्षा मतलब जो 3 चीज़ें अनुच्छेद 22 में बताई गई हैं, पहला क्या बताया गया है कि उसको उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया ये उसको बताया जाएगा तुरंत, और दूसरा उस गिरफ्तार हुए व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील से बात करने और उससे राय मशवरा लेने का अधिकार होगा, और तीसरा ये है कि उस गिरफ्तार हुए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये अनुच्छेद 22 के तहत जो उसकी सुरक्षा है वो 3 चीज़ें बताई गई हैं। अब पूछा गया है कि किन परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं होगा दोस्तों। अगर उसकी सामान्य गिरफ्तारी है तब तो ये उपलब्ध होगा दोस्तों, लेकिन अगर निवारक निरोध के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो अनुच्छेद 22 के तहत जो ये तीनों सुरक्षाएं प्राप्त हैं ये उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगी। निवारक निरोध का मतलब दोस्तों कि अपराध को घटित होने से पहले उस अपराध को रोकने के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार करना, जो सामान्य इसका मतलब है कि अगर आपको पता है कि जो कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है तो उस अपराध को करने से पहले उसको गिरफ्तार कर लेना वो निवारक निरोध कहलाता है, और इस परिस्थिति में उसको अनुच्छेद 22 के तहत जो 3 सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं वो प्राप्त नहीं होंगी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अनुच्छेद 22 के तहत जो 3 सुरक्षाएं प्राप्त हैं वो सुरक्षाएं प्राप्त नहीं होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, निवारक निरोध का उद्देश्य क्या है? तो अभी आप लोगों को बताया गया कि दोस्तों कोई जो अपराध भविष्य में घटित हो सकता है, घटित होने वाले अपराध को रोकने के लिए वर्तमान में ही उस अपराध को करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना निवारक निरोध कहलाता है। ये इसकी सामान्य परिभाषा है। तो इसका ऑप्शन क्या कह दिया गया है? अपराध के बाद दंड देना है गलत है दोस्तों, संभावित अपराध को रोकना है सही है, केवल आर्थिक अपराधों को रोकना गलत है, केवल आतंकवाद को रोकना ये भी गलत है। तो संभावित अपराध को रोकना ये निवारक निरोध का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 23 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम या जबरदस्ती या जबरन श्रम के प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या दिया गया है दोस्तों? यह केवल राज्यों के विरुद्ध लागू होता है, गलत है दोस्तों। यह राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध लागू होता है कि कोई आप लोगों से मानव का दुर्व्यापार या जबरन श्रम किसी से नहीं करवा सकता है। यह निजी व्यक्तियों द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध भी लागू हो सकता है, सही है दोस्तों। हाँ, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू हो सकता है। यह केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है, गलत है दोस्तों। सरकारी निजी सभी पे लागू होता है। यह केवल विदेशियों पर लागू होता है, ये भी गलत है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन बी सही है, यानी ये राज्य के विरुद्ध तो लागू होता ही है, लेकिन ये निजी व्यक्तियों द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध भी लागू होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किस आयु से कम बच्चे को कारखाने, खान या अन्य खतरनाक रोजगार में लगाने पर रोक है? इसमें जो दोस्तों है वो 14 वर्ष उम्र निर्धारित की गई है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखाने, खान या अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कि 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का समूह है। दोस्तों आप लोगों को शुरू में बताया गया था कि जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो अनुच्छेद 35 से 28 के बीच में है। अनुच्छेद 23 से और 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है दोस्तों? संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार है। और 32 से 35 में क्या है दोस्तों? 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 33 में है सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को कम करने का अधिकार। 34 में है मार्शल लॉ और 35 में है संसद को मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार। इसमें पूछा है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का समूह, तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 35 की स्वतंत्रता किन सीमाओं के अधीन है? दोस्तों जैसे आप लोगों को बताया गया कि जो मौलिक अधिकार हैं वो असीमित नहीं है, पूर्ण नहीं है, उसमें कुछ युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो वैसे उसमें पूछा है कि अनुच्छेद 25 की स्वतंत्रता किन सीमाओं के अधीन है, यानी किन किन आधारों पर उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो सार्वजनिक व्यवस्था इसके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, सदाचार इसके आधार पर भी, स्वास्थ्य इसके आधार पर भी। तो उपरोक्त तीनों सही है दोस्तों कि अनुच्छेद 25 की जो स्वतंत्रता है वो इन तीनों के अधीन है, यानी इन तीनों के आधार पर उस पर अनुच्छेद 25 की जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 26 में बताया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी जो धार्मिक जो समूह हैं उनके धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 26 में बताया गया है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका अंतःकरण करने, उसका प्रचार प्रसार इत्यादि की स्वतंत्रता होगी। और अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक संप्रदायों के धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। और धार्मिक कर से संबंधित जो है कि कोई भी प्रकार का धार्मिक कर नहीं लिया जाएगा, वो अनुच्छेद 27 में है दोस्तों। इसमें अनुच्छेद 26 के बारे में पूछा गया है, तो अनुच्छेद 26 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 26 में धार्मिक संप्रदायों के धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित है, वो अनुच्छेद 26 संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 27 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 27 का जो मुख्य उद्देश्य है कि धार्मिक संस्थाओं को कर से मुक्त करना, किसी विशेष धर्म के प्रचार पोषण के लिए कर देने की बाध्यता से सुरक्षा, सभी कर समाप्त करना और धार्मिक संस्थाओं को सरकारी सहायता देना। तो इसमें जो अनुच्छेद 27 में कहा गया दोस्तों कि राज्य किसी भी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसी भी प्रकार का कर नहीं लगा सकती है। तो ये जो नहीं लगा सकते दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि राज्य किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार पोषण के लिए कर देने की बाध्यता से सुरक्षा प्रदान की गई है अनुच्छेद 27 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 29 का संरक्षण किससे संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 29 का जो संरक्षण है, इसमें ऑप्शन दिया गया है कि केवल धार्मिक पहचान से गलत है दोस्तों। भाषा, लिपि और संस्कृत ये सही है दोस्तों, क्योंकि जो अनुच्छेद 29 है वो संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही है। केवल संपत्ति से ये भी गलत है, केवल रोजगार से ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि अनुच्छेद 29 का जो संरक्षण है वो भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो अधिकार प्राप्त है दोस्तों वो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि जो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और संचालित करने का, वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 32 का संबंध, अनुच्छेद 32 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अनुच्छेद 32 में क्या है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें कहा गया है कि अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। यह केवल कानूनी अधिकार है, गलत है दोस्तों। यह स्वयं एक मौलिक अधिकार है, सही है दोस्तों। यह केवल राज्य विधानमंडल के विरुद्ध लागू होता है, ये भी गलत है दोस्तों। इसे कभी निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है दोस्तों। आपातकाल के समय इसको निलंबित किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 32 अन्य मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाने का जो अधिकार है वो देता ही है, और यह स्वयं में भी एक मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था दोस्तों? तो डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि संविधान के हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत कितनी प्रकार की पारंपरिक रीट जारी कर सकता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है दोस्तों। अब ये 5 प्रकार की रीट कौन कौन सी है दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है? उसमें एक है, जो पहला है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। और दूसरा है दोस्तों प्रतिषेध। तीसरा है दोस्तों परमादेश।
परमादेश। चौथा है दोस्तों उत्प्रेषण। और पांचवा है दोस्तों अधिकार परीक्षा। अधिकार। अब इन पांचों के बारे में दोस्तों थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ ये होता है कि अगर इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि को प्रस्तुत किया जाए, यानी अगर किसी को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे सकता है, ये रिट निकाल सकता है कि उसको प्रस्तुत किया जाए। उसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, यानी अगर कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके उसे रोक सकती है। इसको प्रतिषेध कहते हैं। परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। यह एक सार्वजनिक अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि जब वो कोई कार्य नहीं करते हैं या कोई कार्य करने से नकारते हैं तो उनको आदेश दिया जाता है रिट के रूप में कि हम ये आदेश देते हैं, तो वो परमादेश होता है दोस्तों। और उत्प्रेषण होता है दोस्तों कि जब कोई अपने न्यायिक क्षेत्र में कोई ऐसा निर्णय देता है जो खराब होता है तो उसको निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट उस मामले को अपने पास बुलाता है और उस पर निर्णय देता है, तो वो उत्प्रेषण कहलाता है। और अधिकार की इच्छा का अर्थ है दोस्तों कि किस अधिकार से या किसी सार्वजनिक प्राधिकारी से पूछा जा सकता है कि आप किसी पद पर किस अधिकार से बने हुए हैं, तो वो अधिकार की इच्छा में आता है दोस्तों। तो ये 5 प्रकार की रीत है जो दोस्तों जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो इसमें पूछा गया है कि कितनी प्रकार की रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है दोस्तों, तो 5 प्रकार की रीट जारी करता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये पांचों रीटें हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। सार्वजनिक अधिकारी को कर्तव्य पूरा करने का आदेश, ये परमादेश होता है दोस्तों। अवैध हिरासत से मुक्ति, हाँ ये सही है दोस्तों। अधीनस्थ न्यायालय को रोकना, अधीनस्थ न्यायालय को रोकना, ये आता है प्रतिषेध में। और सार्वजनिक पद की वैधता की जांच, ये होता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। इसमें पूछा गया बंदी प्रत्यक्षीकरण में तो अवैध हिरासत से मुक्ति, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का उद्देश्य है कि अगर किसी को अवैध हिरासत में रखा गया है तो उससे मुक्त करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों परमादेश या मैंडेमस सामान्यतः किसके विरुद्ध जारी किए जाते हैं। तो परमादेश का क्या अर्थ है दोस्तों कि हम आदेश देते हैं, तो ये निजी व्यक्तियों के विरुद्ध हर परिस्थिति में ये गलत है दोस्तों। ये सार्वजनिक कर्तव्य निभाने वाले प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी किए जाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कि सार्वजनिक जो पद है उस पर बैठे हुए व्यक्तियों के विरुद्ध परमादेश जारी किए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिषेध। प्रतिषेध दोस्तों प्रतिषेध रीट का क्या उद्देश्य है। इसमें ऑप्शन दिए गए कि पहले से दिए गए आदेश को रद्द करना, अधीनस्थ न्यायालय अधिकरणों को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना, व्यक्ति को हिरासत से मुक्त करना, सार्वजनिक पद की वैधता की जांच करना। तो व्यक्ति को हिरासत से मुक्त करना दोस्तों ये तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। सार्वजनिक पद की वैधता की जांच करना ये अधिकार परीक्षा है। तो सी और डी तो गलत हो गए दोस्तों। अब पहले से दिए गए आदेश को रद्द करना और अधीनस्थ न्यायालय और को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना, तो पहले से दिए गए आदेश को रद्द करना दोस्तों ये उत्प्रेषण रहता है, उत्प्रेषण कहलाता है। और प्रतिषेध का मतलब है कि अधीनस्थ और अधिकरण को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई भी कार्य करने से रोकना, यानी प्रतिषेध का मतलब प्रोहिबिशन मतलब मना करना, एक प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिए। तो अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रतिषेध रीट जारी करता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। अधीनस्थ न्यायालय अधिकरणों के आदेशों को निरस्त करना, व्यक्ति को हिरासत से मुक्त करना, ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अधिकारी को कर्तव्य निभाने का आदेश देना परमादेश हो जाएगा। और संसद को कानून बनाने का आदेश ये तो उत्प्रेषण का दोस्तों अर्थ है कि अगर कोई भी गलत कानून अधिकरण या अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है तो सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर सकता है और उस मामले को अपने पास मंगवा सकता है, स्थानांतरित करवा सकता है। तो